नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में अपने ने बात की थी, अपना 4th लेसन चल रहा था मुस्लिम आक्रमण उद्देश्य व प्रभाव, जिसके अंतर्गत अपने बात कर चुके थे भी किस प्रकार से अरब और मुस्लिम आक्रमण हुए और उसके बाद में जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसकी बात कर चुके थे। आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे गुज्जर प्रतिहारों के वो शासक जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणों का भी विरोध किया और साथ ही साथ कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में वो सम्मिलित थे। तो गुर्जर प्रतिहार, ठीक है जी, वंश की स्थापना, वंश की स्थापना हरीशचंद्र ने की थी भी, हरीशचंद्र ने, और लगभग कितने में 520 ईस्वी में, 520 ईस्वी के अंदर हरीशचंद्र ने इस वंश की स्थापना कर दी। अब देखिएगा, अपने जिन महत्वपूर्ण शासकों की बात करेंगे वो शासक हैं नागभट्ट फर्स्ट, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज फर्स्ट, मिहिर भोज फर्स्ट। अब देखिएगा, मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया कि युद्धों की शुरुआत कौन करता है? वत्सराज। ये क्रम अपने देख चुके हैं, वत्सराज, नागभट्ट सेकंड और मिहिर भोज फर्स्ट। ये तो किस में आएंगे? युद्ध के अंदर आएंगे, जो 200 वर्षों का युद्ध रहता है 3 राजवंशों में। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताया था कि गुज्जर प्रतिहारों की सर्वाधिक जानकारी किससे मिलती है? ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। और उसी ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड और मिहिर भोज, इन तीनों की क्या दी गई है? उपाधियां दी गई है। क्या दी गई हैं? उपाधियां। तो उपाधियों में कौन सा शासक नहीं है? वत्सराज नहीं है। कहां? जो ग्वालियर अभिलेख में दी गई। वैसे इसकी उपाधियां तो हैं लेकिन ग्वालियर अभिलेख में नहीं है। ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख में। अब देखिए, ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को कौन सी उपाधि दी गई है? नारायण। नागभट्ट सेकंड को कौन सी उपाधि दी गई है? कर्ण। और मिहिर भोज को कौन सी उपाधि दी गई है? आदि वराह। आदि वराह। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर भी, किस प्रतिहार शासक को ग्वालियर अभिलेख में कर्ण कहा गया है या नारायण कहा गया है या आदिवरा कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नागभट्ट, देखो उपाधियों में क्या याद रखोगे? नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज, नारायण, कर्ण और आदिवरा। क्रम इनका यही रहेगा, पहले नागभट्ट फर्स्ट आया नारायण, फिर नागभट्ट सेकंड आया कर्ण और फिर मिहिर भोज आया आदिवरा। जब युद्ध के समय में आओ तो वत्सराज, नागभट्ट और मिहिर भोज याद रखना है। युद्ध में ये नहीं था। कहां? कन्नौज के संघर्ष में। इसके समय केवल क्या हुए थे? अरब आक्रमण है वो हुए थे। अरब आक्रमण है वो हुए थे। अब देखिए, इन्हीं शासकों की अपने एक एक की बात करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सब की अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं नागभट्ट प्रथम की। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। अब देखिए, नागभट्ट जो प्रथम है, इसकी उपाधियां, इसकी उपाधियां वैसे तो 4-5 उपाधियां थी, लेकिन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और वो कौन कौन सी है? एक तो मैंने आपको अभी बताई, नारायण। नारायण कहाँ पे है? ग्वालियर अभिलेख में।
ग्वालियर अभिलेख में। ठीक है। दूसरी इनकी उपाधि है नागावलोक। और ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, दरबार का नाम भी है, दरबार का नाम भी है। तो नागावलोक किसकी उपाधि है? नागभट्ट फर्स्ट की है। या प्रश्न पूछा जाएगा किसके दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता है? नागावलोक दरबार कहा जाता है। तो नागभट्ट प्रथम के दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में देखिएगा नागभट्ट की राजधानियां भी, राजधानियां बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजधानियां लगभग आरएएस में और शिक्षक भर्ती में ये प्रश्न हर बार आता है। आरएएस और शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग हर बार प्रश्न आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले ये क्या करता है? मेड़ंतपुर को राजधानी बनाता है। मेड़ंतपुर, जिसको अपने वर्तमान में क्या कहते हैं? मेड़ता। सबसे पहले ये मेड़ंतपुर या मेड़ता को राजधानी बनाता है। कहां से स्थानांतरित करता है? यानी कि इसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मंडोर थी। तो मंडोर से ये पहली राजधानी किसको बनाता है? मेड़ंतपुर। ये लास्ट ईयर सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न था। लास्ट ईयर सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न था। दूसरी इसकी राजधानी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट लगाऊं उतने कम है। लगभग हर बार आरएएस के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी जो सेकंड राजधानी थी वो भीनमाल। भीनमाल कहां पे है? वर्तमान में जालोर के अंतर्गत है। कहां? जालोर। जालोर। और नागभट्ट फर्स्ट को क्या माना जाता है? जालोर शाखा का संस्थापक। जालोर शाखा का संस्थापक भी माना जाता है। जालोर शाखा का संस्थापक कौन? भीनमाल। क्योंकि सबसे पहले भीनमाल को राजधानी किसने बनाया था? नागभट्ट फर्स्ट ने बनाया था। अब देखिए इसमें दो तीन बातें ध्यान में रखनी है। एक तो ये राजधानी किसको, जब भीनमाल को राजधानी बनाता है ना, चावंड जाति को पराजित करता है। चावंड जाति को पराजित किया। चावंड जाति को पराजित किया। भीनमाल पर उस समय चावंड जाति का अधिकार था और चावंडों को पराजित करके ये भीनमाल को अपनी राजधानी बनाते हैं। महाराणा प्रताप भी लूणा चावंडिया को पराजित करके चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। ये यहां पर चावंड जाति को पराजित करके भीनमाल को अपनी राजधानी बनाता है। और जैसे ही भीनमाल को ये अपनी राजधानी बनाता है, ये क्या बन जाता है? कन्नौज, जालोर जो शाखा है उसकी स्थापना है वो कर देता है। और यहीं पर वो क्या करता है? जालोर दुर्ग का निर्माण करवाता है, जिसकी भी अपने बात करेंगे। उससे पहले अपने देखेंगे एक बात और, ये जानकारी अपने को कौन देता है? ये जानकारी अपने को कौन देता है? ये जानकारी अपने को देता है उद्धोतन सूरी। उद्धोतन सूरी। और उद्धोतन सूरी का ग्रंथ कौन सा है? कुवलय माला। कौन सा ग्रंथ है? कुवलय माला। कुवलय माला ग्रंथ में यह कहा गया है कि नागभट्ट फर्स्ट ने चावंड जाति को पराजित करके भीनमाल को अपनी राजधानी है वो बनाया। भीनमाल को अपनी राजधानी है वो बनाया। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बहुत ही संस्कृत का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है शिशुपाल वध।
उसका जो राइटर था माघ, वो भी भीनमाल का निवासी था। शिशुपाल वध महाभारत का एक प्रकरण है, शिशुपाल का वध करते हैं भगवान श्री कृष्ण, उसके ऊपर किताब लिखी गई है, वो भी भीनमाल का क्या था, निवासी था। ठीक है। तीसरी राजधानी ये अपनी हस्तांतरित करता है उज्जैन भी, उज्जैन। तो उज्जैन भीनमाल के साथ साथ ये अपनी राजधानी किसको रखता है, उज्जैन। उज्जैन को ये द्वितीय राजधानी के रूप में काम में लेता है। इतना कुछ कर लेता है क्योंकि प्रारंभिक जो राजा थे वो सारे छोटे छोटे राजा थे, ये प्रथम शक्तिशाली शासक था। तो नागभट्ट को क्या कहा जाता है, नागभट्ट को कहा जाता है गुज्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और जो ऐहोल अभिलेख है या ग्वालियर अभिलेख है, दोनों ही अभिलेख जो मैंने आपको पहले इंपोर्टेंट बताए, उससे ये जानकारी मिलती है कि नागभट्ट फर्स्ट के समय अरबों के आक्रमण हुए, नागभट्ट फर्स्ट ने उनका बहुत जबरदस्त प्रतिरोध किया और उनको वापस भारत से खदेड़ दिया। तो नागभट्ट फर्स्ट के समय अपने को जानकारी मिलती है कि ग्वालियर अभिलेख विशेष रूप से अरबों के आक्रमण हुए और अरबों को इसने पराजित करके वापस खदेड़ दिया। इसके बाद में नागभट्ट फर्स्ट क्या करते हैं, जालोर दुर्ग का निर्माण करवाते हैं, जालोर दुर्ग का निर्माण, जालोर दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। सूकड़ी नदी के पास एक पहाड़ी पर बना हुआ है, पहाड़ी का नाम है सुवर्णगिरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुवर्णगिरी पहाड़ी पर बना है, सूकड़ी नदी पर है। और सवर्णगिरी कौन सा दुर्ग है भी, सवर्णगिरी है जैसलमेर, जैसलमेर, सवर्णगिरी जैसलमेर, सुवर्णगिरी जालोर। जालोर दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। उसके बाद में जैसे जालोर दुर्ग के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि राईरा भाव राते बीत्या, वो कन्नड़ देव चौहान होता है, उस समय अलाउद्दीन खिलजी जब कब्जा है वो करता है, उस समय की ये बातें। तो नागभट्ट फर्स्ट में आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। देखिए, 2 उपाधियां, नारायण की, नागावलोक की। नागावलोक उसके दरबार को भी कहते हैं, नागावलोक उसके दरबार को भी कहते हैं। उसके बाद में बात करेंगे उसकी राजधानियां। तो ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया था कि मंडोर के तुरंत बाद वो अपनी राजधानी किसे बनाता है, मंडोर के तुरंत बाद मेड़ंतपुर या मेड़ता को, उसके बाद में भीनमाल को, भीनमाल को चावंड जाति को पराजित करके जानकारी उद्योतन सूरी देता है। उज्जैन इसकी द्वितीय राजधानी थी। इसको गुज्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है। इसके अलावा ऐहोल अभिलेख या ग्वालियर अभिलेख में अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। जालोर दुर्ग का इसने निर्माण है वो करवाया, जालोर शाखा का ये क्या था, संस्थापक है वो था। अब आ गया आपका सेकंड जो शासक है वो आ गया वत्सराज। सेकंड शासक है वो आ गया वत्सराज। और वत्सराज के आते ही क्या प्रारंभ हो गया, त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष है वो प्रारंभ हो जाता है। तो अपने नेक्स्ट शासक देखेंगे वत्सराज, वत्सराज, वत्सराज। तो पहले अपने बात कर लेते हैं इसकी उपाधियां, उपाधियां। हालांकि इसकी उपाधि ग्वालियर अभिलेख में नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी उपाधियां तो इसकी है। तो पहली उपाधि इसकी क्या है, रणहस्तीन। और दूसरी उपाधि इसकी है जयव्राह। याद रखना, जयव्राह वत्सराज और आदिव्राह मिहिर भोज। ठीक है। रणहस्तीन, रण का मतलब युद्ध का क्षेत्र, हस्तीन का मतलब हाथी। तो अर्थ क्या हो गया, युद्ध का हाथी, युद्ध का हाथी, यानी कि युद्ध में हाथी की तरह
शक्तिशाली। दूसरी उपाधि इसकी जयवरा। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, कन्नौज पर अधिकार कर त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत की। और वो तीन पक्ष जो थे वो कौन कौन से थे, फिर से पहले वीडियो पे पहुंच गया हूं, अब उसी के अकॉर्डिंग चलेगी जो आपको समझाया गया था। तो एक तो हो गया जी गुर्जर प्रतिहार, दूसरा पूर्व से पाल, और तीसरे दक्षिण से राष्ट्रकूट। तो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस शासक ने की, वत्सराज ने। और त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस राजवंश ने की, तो गुर्जर प्रतिहार ने। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। इसके बाद में इसी में अपने इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अब वही डायग्राम बनेगा जो आपको बताया था, कौन सा, गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, और इनके बीच में क्या आ गया, कन्नौज। और कन्नौज में गौड़ शासक। ठीक है, तो कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों में शासक कौन है, वत्सराज है, याद कीजिए। पालों में शासक कौन था, धर्मपाल। और राष्ट्रकूटों में अपने ने तीन याद किए थे, कौन कौन से, कृष्ण द्वितीय, गोविंद तृतीय और ध्रुव। कौन सा आएगा, ध्रुव। सबसे पहले अपने ने ध्रुव लिखा था। ठीक है, वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वत्सराज के कन्नौज पर अधिकार करते ही धर्मपाल गौड़ शासक चक्रा के लिए सहायता लेकर आते हैं और इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर अब देखिए कौन जीतेगा, क्योंकि ये तो हमेशा ही हारे, तो कौन जीत गया, वत्सराज है वो जीत गया। जैसे ही वत्सराज जीतता है और उसका कन्नौज पर एक प्रकार से अधिकार स्थायी हो जाता है, तो फिर ध्रुव जो है वो अपनी सेना लेकर चलते हैं और इन दोनों के मध्य युद्ध हैं वो होते हैं, जिस युद्ध में प्रारंभिक जीत राष्ट्रकूटों की हुई। तो कौन जीतेगा, ध्रुव। यानी कि पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको एक साथ बताया था, इसमें वो अपने अलग अलग प्रकार से है वो कर रहे हैं। तो वत्सराज में आपने क्या ध्यान रखना है, वत्सराज में आपने इतनी बातें याद रखनी है। उपाधि रणहस्तिन जयवरा, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। त्रिपक्ष, तीन पक्ष कौन कौन से थे, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। और जो युद्ध होता है तो पाल शासक धर्मपाल के साथ उसको जीत लेता है और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के साथ, जिसमें वो पराजित हो जाता है। इसके अलावा वत्सराज के समय ही माना जाता है कि उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला जो ग्रंथ है उसकी जो रचना है वो उद्योतन सूरी जो है वो इसी के समय में करता है। या एक और इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो वत्सराज था ये ओसिया में एक सचिया माता मंदिर बनवाता है जो महामारू शैली में बना है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। क्यों, क्योंकि राजस्थान के जो अधिकतर मंदिर हैं वो पंचायतन शैली में बने हुए हैं, लेकिन ये महामारू शैली में बना हुआ है, इसीलिए बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है सचिया माता मंदिर कहाँ, ओसिया जोधपुर में। या ये एक महावीर स्वामी मंदिर बनवाता है जो कि पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। महावीर स्वामी मंदिर जो कि पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर माना जाता है, का निर्माण किसने करवाया, वत्सराज ने करवाया। या इसके अलावा वत्सराज ने राजसूय यज्ञ भी करवाया था और राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों को जो चांदी के सिक्के दिए गए थे उन्हीं पर उसकी उपाधि वो दूसरी जो थी जयवरा वो लिखी हुई थी। इसके बाद में तीसरा जो इंपॉर्टेंट शासक आता है वो आता है नागभट्ट सेकंड।
नागभट्ट सेकंड। उपाधियां, एक उपाधि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, कौन सी? कर्ण की। कहां है? ग्वालियर अभिलेख में दी गई है, ग्वालियर अभिलेख में, ग्वालियर अभिलेख में। दूसरी उनकी उपाधि है परम बटारक महाराजा धीराज, परम बटारक महाराजा धीराज। ये मोस्ट उपाधि है और ये कब प्राप्त करता है? धर्मपाल पर विजय कर धारण की, यानी कि ये जब धर्मपाल को पराजित कर देता है, धर्मपाल को जब पराजित कर देता है तो ये उपाधि है वो धारण करता है। अब फिर से वही बात आएगी, वही डायग्राम बनेगा जो अपने ने पहले बनाया था कि गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, और कन्नौज इनके क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। तो गुर्जर प्रतिहारों में अब शासक कौन सा कर रहे हैं अपने? नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड। पालों में दूसरा कौन सा था अपने पास? धर्मपाल। राष्ट्रकूटों में दूसरा कौन सा आएगा? गोविंद तृतीय। नागभट्ट सेकंड कन्नौज पर अधिकार कर लेता है, अधिकार किया, और नागभट्ट सेकंड को कहा जाता है कन्नौज शाखा का संस्थापक। शाखा का संस्थापक, कन्नौज शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट सेकंड था। और जैसे ही नागभट्ट कन्नौज पर अधिकार कर लेता है तो धर्मपाल और नागभट्ट में भयंकर युद्ध होता है। कौन जीत जाता है? नागभट्ट जीत जाता है, और जीतने के साथ ही उपाधि धारण करता है परम बटारक महाराजा धीराज। फिर नागभट्ट का युद्ध होता है गोविंद तृतीय से, और गोविंद तृतीय से जो युद्ध होता है उसमें कौन जीत जाता है? गोविंद तृतीय है वो जीत जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, नागभट्ट में इतनी बातें, उपाधि ग्वालियर अभिलेख में कर्ण की, परम बटारक वो पाल शासक धर्मपाल को पराजित करके लेता है। नागभट्ट किससे पराजित होता है? राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से पराजित होता है। ये अपने जीवन के अंतिम समय में गंगा में जल समाधि ले लेता है, जल समाधि, जल समाधि लेता है, गंगा में जल समाधि ले लेता है। और इस जल समाधि की अपने को जानकारी कौन देता है? इस जल समाधि की अपने को जानकारी देता है चंद्रप्रभ, चंद्रप्रभ। और चंद्रप्रभ का ग्रंथ कौन सा है? चंद्रप्रभ का ग्रंथ जो है वो है प्रभावक चरित्र, प्रभावक चरित्र। प्रभावक चरित्र में चंद्रप्रभ ने ये लिखा है कि नागभट्ट सेकंड अपने जीवन के अंतिम समय में जल समाधि है वो ले लेता है, जल समाधि है वो ले लेता है। तो देखिएगा, नागभट्ट फर्स्ट, उसके बाद में वत्सराज, वत्सराज के बाद में नागभट्ट सेकंड, और नागभट्ट सेकंड के बाद में मिहिर भोज आएगा जो सबसे प्रतापी शासक था, जो सबसे प्रतापी शासक था। मिहिर भोज, मिहिर भोज फर्स्ट सबसे प्रतापी शासक था। 836 से लेकर 885 तक शासक रहता है। अब जो ये शब्द है ना, इसका एक अर्थ है, मैं कह सकता हूं शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। और इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है सूर्य का प्रतीक, सूर्य का प्रतीक, यानी कि सूर्य के समान यशस्वी। अब यदि बात करें अपने इसकी उपाधियों की, अपने बात करें इसकी
उपाधियों की, उपाधियां, तो आदिव्राह कहाँ पे? ग्वालियर अभिलेख में। कहाँ पे? ग्वालियर अभिलेख में। दूसरी इसकी उपाधि है प्रभास पाटन। प्रभास पाटन ये है दौलतपुरा अभिलेख में, दौलतपुरा अभिलेख में। ठीक है। इसके अलावा यदि मैं मिहिर भोज की बात करूं तो एक लाइन बोलता हूं, उस लाइन को ध्यान रखना। उसके अलावा इसमें एक दो बातें और है, वो और होंगी बस, इसके अलावा कुछ नहीं ध्यान रखना है। एक तो ये सबसे शक्तिशाली शासक था, सूर्य का प्रतीक, सूर्य के समान। दो इसकी उपाधियां आदिव्रा और प्रभास पाटन। आदिव्रा की ग्वालियर अभिलेख में, प्रभास पाटन की दौलतपुरा अभिलेख के अंदर। ठीक है। अब आपने क्या याद रखना है, क्योंकि अपने ये वीडियो में करके आए थे ना कि मिहिर भोज अंतिम जीत इसकी होती है, तो ये पाल शासक नारायण पाल, एक और था पाल शासक देवपाल, दोनों पाल शासकों को, नारायण पाल और देवपाल को पराजित करता है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय, कृष्ण द्वितीय को पराजित करता है। इसके अलावा राजस्थान यानी कि राजपूताना और बुंदेलखंड के ये लगभग सभी शासकों को पराजित करता है। इसके समय में गुज्जर प्रतिहारों की शक्ति अपने चरम पर थी, साम्राज्य बहुत विकसित था। अरब या मुस्लिम जो आक्रमण हुए उनका इसने प्रतिरोध पुरजोर किया। इस लाइन के अलावा आपने दो बातें याद रखनी है। एक तो जुनेद खां था, जुनेद खां के ताजियों को काटा। मुहर्रम के अवसर पर ताजिए निकाले जाते हैं, तो जुनेद खां जब ताजिए निकाल रहा था, कपड़े के ऊपर बना हुआ चित्र सा, तो उन ताजियों को इसने क्या कर दिया? काट दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरब यात्री सुलेमान भारत की यात्रा पर आया, और 20 बार प्रश्न आ चुका है, अरब यात्री सुलेमान किसके समय भारत की यात्रा पर आया। और सुलेमान का जो ग्रंथ है सलस लालू तवारीख, और इसमें सुलेमान ने इस ग्रंथ में लिखा है कि मिहिर भोज अरबों का अमित्र है। मिहिर भोज अरबों का अमित्र है, यानी कि अरबों का शत्रु है। दूसरी बात क्या लिखता है? इस्लाम का शत्रु है, इस्लाम की दीवार है। फिर लिखता है हिंदुस्तान काफिरों का देश है, यानी कि हिंदुस्तान दूसरे धर्म वालों का देश है। और मिहिर भोज को इसने कन्नौज का महाराजा धीराज परमेश्वर कहा है, कन्नौज का महाराजा धीराज परमेश्वर कहा है। तो शाब्दिक अर्थ सूर्य का प्रतीक, उपाधि आदिव्रा ग्वालियर अभिलेख में, दूसरी उपाधि प्रभास पाटन दौलतपुरा अभिलेख में। इसने पाल शासक नारायण पाल, देवपाल, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय, राजपूताना और बुंदेलखंड के सभी शासकों को पराजित किया। जुनेद खान नामक मुस्लिम के ताजियों को काटा। इसके समय अरब यात्री सुलेमान भारत में आया और सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का अमित्र, इस्लाम का शत्रु या इस्लाम की दीवार कहा है। साथ ही साथ इसे कन्नौज का महाराजा धीराज कहा है, और इसने भारत को काफिरों का देश कहा है। काफिर यानी कि धर्म विरोधियों का देश कहा है। इसके बाद भी 2-3 इंपॉर्टेंट शासक और आते हैं गुज्जर प्रतिहारों में, लेकिन आपके +2 में मुस्लिम आक्रमण तक यहाँ तक दिया गया है, यहीं तक आपको याद रखना है। इसके बाद में महीपाल आते हैं, महेंद्रपाल आते हैं। एक लास्ट शासक आप जिसके साथ महमूद गजनवी का युद्ध होता है वो याद रखना है आपने, वो था राजपाल। राजपाल जिस समय शासक था ना, राजपाल के समय महमूद गजनवी आक्रमण कर देता है और राजपाल क्या हो जाता है? डर कर भाग जाता है। जब ये डर कर भाग जाता है तो अन्य जितने भी भारतीय शासक थे वो सभी के सभी क्या करते हैं? इस राजपाल की हत्या कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की। उसके बाद में नागभट्ट
जो फर्स्ट थे, नागभट्ट जो फर्स्ट थे वो प्रथम शक्तिशाली शासक थे, इन्हीं लिए उन्हें गुज्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वो 3 राजधानियां परिवर्तित करते हैं। फर्स्ट वो मंडोर से मेड़तपुर, मेड़तपुर से वो भीलमाल यानी कि जालोर शाखा की स्थापना करते हैं, वहीं पर एक दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाते हैं। भीलमाल को जब उन्होंने जीता तो चावंड जाति को पराजित करके जीता। उसके बाद में जो नागभट्ट फर्स्ट थे उनकी महत्वपूर्ण उपाधि है नारायण की। इसके अलावा नागावलोक और उनके दरबार को भी नागावलोक कहा जाता है। फिर आते हैं वत्सराज। वत्सराज की महत्वपूर्ण उपाधि जो है वो है रणहस्तीन, युद्ध का हाथी या जयवराह। जो जयवराह है वो ब्राह्मणों को जब उन्होंने राजसूय करवाए तब वो उपाधि दी, और युद्ध वगैरह का कैसे है वो मैंने आपको बताया है। उसके बाद में नागभट्ट सेकंड, इंपॉर्टेंट बात, कन्नौज शाखा के संस्थापक, और उनकी ग्वालियर अभिलेख में उपाधि कौन सी है? कर्ण की उपाधि है। और इसके अलावा उन्होंने गंगा में जल समाधि ली। चंद्रप्रभ इसकी जानकारी देते हैं। प्रभावक चरित्र नामक ग्रंथ के अंदर अपने को फिर मिहिर हो जाते हैं। तो अच्छे से ध्यानपूर्वक गुज्जर प्रतिहारों को पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे मेवाड़ के शासक बप्पा रावल यानी कि काल भोज की। जय हिंद दोस्तों।